गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिस्ट्री में द एज ऑफ रेवलेशन 1830 टू 1848 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले अपने आप को कनेक्ट करो, एक बार चैप्टर को क्या कर लो, मेन पॉइंट को माइंड में सेट कर लो। पहले आपने क्या देखा, पैट्रिक सरियो को देखा, उन्होंने 4 प्रिंट्स दिया। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में रेवोल्यूशन देखा आपने, डेमोक्रेसी आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन आया। फिर क्या हुआ, नेपोलियन हारा, कंजर्वेटिव आया। अब कंजर्वेटिव कब आए थे, 1815 में ना। 1815 से लेकर 1830 तक कंजर्वेटिव का शासन चल रहा था। फिर 1830 के बाद या यूं कह सकते हैं कि 1830 से यूरोप में किस प्रकार से रेगुलेशन चला और उसका क्या इफेक्ट हुआ, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस। तो पहला पॉइंट क्या है, द एज ऑफ रेगुलेशन 1830 टू 1840। इसमें कि कंजर्वेटिव ट्राई टू कंसोलिडेट दियर पावर। अभी कंजर्वेटिव का शासन चल रहा था और कंजर्वेटिव क्या कर रहे थे, वो अपने पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कर रहे थे। जो कंजर्वेटिव का शासन फ्रांस में चल रहा था, वो अपने पावर को क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे और मजबूत करना चाह रहे थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म began to associate themselves with regulation in many part of Europe। दूसरी तरफ जो रेवलरीज थे, जिसमें आपका लिबरल वाले आते हैं, नेशनलिज्म वाले आते हैं, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को रेगुलेशन से जोड़ना चालू कर दिया। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जो लिबरल थे और जो नेशनलिज्म वाले थे, इन लोगों ने अपने आप को रेगुलेशन से कनेक्ट करना चालू कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद किसका विरोध कर रहे थे, किसका अपोज कर रहे थे, कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव का अपोज कर रहे थे, क्योंकि लिबरल क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। और लिबरल में शामिल कौन था, मैंने पहले ही आपको बता दिया, एजुकेटेड, मिडिल एजुकेटेड जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। तो एक तरफ ये लोग क्या है, जो रेवुलेशन वाले थे, उसमें जाके कनेक्ट हो रहे थे, अपनी संख्या बढ़ा रहे थे और इनका विरोध कर रहे थे। और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव क्या कर रहे थे, अपने आप को मजबूत करने का। तो दोनों तरफ से एक प्रकार से क्या था, एक दूसरे का अपोजिशन चल रहा था, विरोध चल रहा। फिर आपका आता है जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस। फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन पुट अप होता है, इसलिए मैंने इसको हेडिंग में डाल दिया है, जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 की घटना है। द बourbon king was now overthrown by liberal revolutionaries। तो कंजर्वेटिव, जब कंजर्वेटिव आए थे तो किसका शासन चल रहा था फ्रांस में, बॉर्बन डायनेस्टी आ गई थी। मेन उद्देश्य उनका क्या था, मोनार्कल सिस्टम को लाना। और सबसे पहले उन्हें कौन सी डायनेस्टी लाई, बॉर्बन डायनेस्टी लाई। अब यहाँ पे क्या है, जो लिबरल थे आपके, लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे, इन्होंने क्या किया, ये जो डायनेस्टी आई थी, बॉर्बन किंग जो था, इसको जुलाई 1830 में फिर से क्या कर दिया, हटा दिया। ध्यान से समझना, जो फ्रांस में पहली क्रांति हुई तो बॉर्बन डायनेस्टी को हटाया गया। उसके बाद नेपोलियन आया, अभी बॉर्बन डायनेस्टी नहीं आई, नेपोलियन हारता है, फिर कंजर्वेटिव आते हैं। और जब कंजर्वेटिव आते हैं तो फिर कौन शासन करना चालू कर देता है, फ्रांस में। अब इधर लिबरल आते हैं, नेशनलिस्ट आते हैं, वो कंजर्वेटिव का विरोध करते हैं और जुलाई 1830 में क्या करते हैं, फिर से बॉर्बन किंग जो था, इनको हटा देते हैं। फिर से इनका शासन क्या हो जाता है, खत्म कर देते हैं। जब शासन खत्म हो गया तो फिर वहां पे शासन कैसे चला, एंड इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब पहले इस बॉर्बन किंग को हटाया गया और फ्रांस में शासन करने के लिए वहां पे नया सिस्टम लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम क्या है, कहने का मतलब राजा होगा। अभी जो नया शासन आया है उसमें शासन कौन करेगा,
राजा करेगा, लेकिन राजा कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं लेगा। राजा को जो भी काम करना है वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ के तब राजा क्या काम करेगा, तब राजा डिसीजन लेगा, काम करेगा। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब राजा किसके अधीन काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन काम करेगा। ऐसा सिस्टम बनाया गया कब, 1830 जुलाई में, जब बॉर्बन किंग को हटाया गया और वहां पे एक न्यू रूलिंग सिस्टम लाया गया जिसको क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल। और इस सिस्टम का हेड बनाया गया, मतलब ये जो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कल सिस्टम है ना, इसका हेड किसको बनाया गया, लुईस फिलिप्पी। ये है लुईस फिलिप्पी, जिनको इनका हेड बनाया गया। ये लुईस फिलिप्पी के अंडर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चलेगा। मतलब राजा तो होगा, लेकिन वो कुछ भी डिसीजन अगर लेता है तो एक बार उसको किससे पूछना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछना पड़ेगा, और अपना शासन वो करेगा। तो देखो फ्रांस में 1830 में क्या हुआ, 1830 में रेवोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रांस में, समझो। पहला तो कंजर्वेटिव का शासन खत्म हो गया ना, बॉर्बन किंग जो थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का शासन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आई एक बार फिर से। तो आप देखो फ्रांस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है रेवोल्यूशन का। ये मैप है आपका, यूरोप का मैप है, ठीक है। अच्छा देखो, अब आगे फ्रांस। भाई देखो, पहली क्रांति भी कहाँ से, पहला रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रांस। जिसका इफेक्ट, शुरुआत तो फ्रांस से हुआ, लेकिन जिसका इफेक्ट पूरे यूरोप में पड़ा। अब जब भी कोई घटना फ्रांस में होती है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, पूरे यूरोप में पड़ता है। यहाँ पर एक मैटरनीज थे, उन्होंने रिमार्क किया था, व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो पूरे यूरोप में क्या हो जाती है, ठंडी आ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। खाली फ्रांस अगर छींक दे तो। इसका तात्पर्य क्या है कि फ्रांस में अगर कोई भी घटना घटती है, चाहे वो फ्रीडम फाइटिंग हो, चाहे रेवोल्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो, उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, पूरे यूरोप में पड़ता है। फ्रांस की बाउंड्री को क्रॉस करके पूरे यूरोप में उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, मैटरनीज के द्वारा। ये अक्सर क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में पूछ देता है कि किसने ये कहा। इसका मीनिंग भी यही है कि फ्रांस में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी कुछ भी होता है, तो उसका पूरा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, सिर्फ फ्रांस पे नहीं पड़ता, फ्रांस की बाउंड्री को क्रॉस करके पूरे यूरोप में पड़ता है। इसका ये तात्पर्य। अब देखो, पहली चीज तो हमने फ्रांस में क्या देख लिया, ये फ्रांस है, ठीक है। पहले चीज तो फ्रांस में हो गया कि जो कंजर्वेटिव का शासन चल रहा था वो खत्म हो गया। अब वहां पे क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसका इफेक्ट फ्रांस में, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आ गया। अब इसका इफेक्ट क्या है, फ्रांस से निकलकर यूरोप के विभिन्न भागों में पड़ना चालू हो जाए। तो सबसे पहले इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ये देखिए, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब पहला जो सबसे इफेक्ट पड़ा 1830 के रेवोल्यूशन का, जो बेल्जियम हमारा था। अब यहाँ पे देखो, ये नीदरलैंड है आपका, देख रहे हो ये, और ये हमारा क्या है, फ्रांस है, ये हमारा फ्रांस है ये। और फ्रांस के बाहर यहाँ पे हमारा क्या है, नीदरलैंड। इसी नीदरलैंड में बेल्जियम था, क्या था, बेल्जियम ने देखा कि फ्रांस अपने यहाँ कंजर्वेटिव को खत्म कर दिया है, इसका फायदा बेल्जियम उठाता है, वहां पर भी रेवोल्यूशन होता है, और बेल्जियम अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लेता है, स्वतंत्र कर लेता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट हमको देखने को क्या मिला, जुलाई रेवोल्यूशन का पहला इफेक्ट क्या था, पहला ये था कि फ्रांस में कंजर्वेटिव का शासन खत्म हो गया, और दूसरा क्या था
फ्रांस के बाहर जो नीदरलैंड था, यूनाइटेड किंगडम जो नीदरलैंड था, उसमें जो बेल्जियम था, बेल्जियम ने अपने आप को भी क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया कि मैं भी क्या हो गया, स्वतंत्र हो। दूसरा इफेक्ट हमने देख लिया। तीसरा द ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ग्रीस क्या है? जैसे अगर हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमारा क्या है? हिंदू सिविलाइजेशन ना। ग्रीस भी ऐसे ही क्या है, यूरोप की अगर बात करते हैं तो वहां पे जो सिविलाइजेशन था, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो कहां से है? ग्रीस से। तो ग्रीस एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता था पूरे यूरोप में। लेकिन उस समय ग्रीस जो है वो ऑटोमन, वो मुस्लिम शासक के अंडर में था, मुस्लिम शासन के अंडर में था ग्रीस। फिर ग्रीस कैसे अपने आप को स्वतंत्र करता है, या कैसे उसको, कौन बज रहा है, करो इसको, करो इधर, पूरा वीडियो नाश कर दिए।